नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल वी रिजर्व अकेडमी पर। और आज हमें देखना है ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। फटाफट से देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आपको वैसे डायग्राम वगैरह दिख रहा होगा, पर मैं थोड़ा थोड़ा साइड में भी लिखता जाऊँगा। देखना क्या है, हमें इक्विवेलेंट सर्किट हमें बना के देखना है क्या होता है। किसका इक्विवेलेंट सर्किट देख रहे हैं अपन? ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट देख रहे हैं, है ना। और ट्रांसफार्मर में जैसा अपन देख चुके हैं क्या होता है, एक बार मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि पहले इनपुट साइड से अपन ने एक वोल्टेज V1 लगाया। इस इनपुट साइड के वोल्टेज V1 की वजह से एक करंट स्थापित होगा प्राइमरी वाइंडिंग में, और एक उस करंट की वजह से एक फ्लक्स स्थापित होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक बैक EMF बनेगा E1, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पूरे क्रियाकलाप, इस पूरे कार्य की वजह से क्या होगा कि एक प्राइमरी साइड में एक मैग्नेटाइजिंग करंट स्थापित हो जाएगा IM पर जैसे ही, और साथ ही साथ ये जो फ्लक्स स्थापित हुई है ये अपनी सेकेंडरी में भी एक EMF E2 इंड्यूस करेगी, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। और जब हम इस पे लोड लगाएंगे सेकेंडरी साइड पे, तो इस E2 की वजह से एक करंट फ्लो करेगा I2, जिसकी वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स स्थापित होगी। पुराना रिकेप कर रहा हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रीवियस उल्टे डायरेक्शन में 5M के उल्टे डायरेक्शन में फ्लक्स स्थापित होगी 5-2, जिसको अपोज करने के लिए, जिसको काटने के लिए यहाँ प्राइमरी साइड से कुछ और करंट ड्रॉ किया जाएगा, और टोटल करंट हो जाएगा यहाँ पर I1 बराबर क्या हो जाएगा, IM प्लस I2 डैश। ठीक है। तो ये हमारा पूरा सर्किट बन गया, मतलब पूरा ऑपरेशन हो गया ट्रांसफार्मर का। अब इसमें आप देखो कि इक्विवेलेंट सर्किट जब हमें बनाना है, तो बेसिकली इसके जितने भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं उन सबको हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में दिखाना है, जैसा कि यहाँ आप नीचे देख भी पा रहे होंगे। तो जो ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट बनेगा, इसमें जितने भी पैरामीटर्स बनेंगे उनका अपन कैसे इसमें इक्विवेलेंट बनाएंगे या कैसे उनका इफेक्ट इसमें लेंगे, वो अपन को एक एक करके देखना है। बेसिकली इस ट्रांसफार्मर में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। वोल्टेज है, करंट है, ये बैक इंड्यूस्ड EMF, बैक EMF या इंड्यूस्ड EMF है, E1 E2 दोनों तरफ। करंट है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स, क्योंकि सारी की सारी जो यहाँ से फ्लक्स बनेगी इस वाइंडिंग से, वो पूरी की पूरी तो कोर में नहीं जा पाएगी, कुछ ना कुछ लीकेज में जाएगी। तो प्राइमरी की लीकेज फ्लक्स φL1, और इसी प्रकार जो सेकेंडरी में फ्लक्स बने, क्योंकि सेकेंडरी में भी करंट फ्लो होगा, तो सेकेंडरी की वजह से भी एक जो फ्लक्स बनेगी उसकी भी कुछ ना कुछ लीकेज में चल जाएगी, φL2। ठीक है। तो यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि कोई भी अगर कॉइल है तो उस कॉइल को दो भागों में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस। और फ्लक्स जो है वो हम जानते हैं क्या होता है, फाई बराबर या N बराबर अपन कह सकते हैं कि LI होगा, या अपन इसको इस तरह से भी याद रखते हैं, L बराबर टोटल फ्लक्स लिंकेज डिवाइड बाय करंट, जहाँ पर टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फाई डिवाइड बाय I। तो यहाँ से भी इस इक्वेशन को समझा जा सकता है। तो फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंडक्टेंस के। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को आप इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे दिखा सकते हैं, एक इंडक्टेंस के रूप में दिखा सकते हैं, क्योंकि वो इंडक्टिव इफेक्ट ही शो कर रही है। ठीक है। तो फिजिकल सर्किट में यानी कोर में कॉइल की वजह से जो फ्लक्स स्थापित हुआ, उस फ्लक्स के स्थापित होने को आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे दिखाएंगे, इंडक्टेंस के रूप में दिखाएंगे। ठीक है। तो टोटल फ्लक्स जो है हमारा, वो टोटल फ्लक्स क्या है, φM प्लस φL। φM क्या है, यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है, और φL क्या है, हमारी लीकेज फ्लक्स है, जो कि हवा में से लीक हो रही है, ये प्राइमरी साइड से और ये सेकेंडरी साइड से। जाहिर सी बात है कि हमने कोर बना ही इसलिए है ताकि जो ये लीकेज फ्लक्स है ये कम से कम हो, यानी कि लीकेज फ्लक्स बहुत कम होगी मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स से। पहली बात, कम होने के बावजूद भी इसका कुछ ना कुछ असर जरूर रहेगा, तो उस असर को इंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जो है हमारी, जो बन रही है, जो इस पूरे ट्रांसफार्मर में मौजूद है, वो टोटल फ्लक्स क्या है, एक तो φM मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, और एक
फाई एल यानी लीकेज फ्लक्स। फाई एम को दर्शाने के लिए हम एक बनाएंगे एल एम, यानी मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस लिया जाएगा। लीकेज फ्लक्स को इक्विवेलेंट सर्किट में दर्शाने के लिए लीकेज इंडक्टेंस लिया जाएगा। ठीक है, तो जब प्राइमरी साइड की अगर अपन बात करें तो प्राइमरी साइड में जो ये कॉइल है, इस कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन कैसे कि एक तो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अपन ने बना दिया, क्योंकि किसी भी कॉइल में कॉपर का इस्तेमाल हुआ है, ये करंट फ्लो होगा, कॉपर एक मटेरियल है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, तो वो प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस हमने यहाँ रख दिया। दूसरा एक अपन ने फाई एल वन लीकेज फ्लक्स को दर्शाने के लिए या लीकेज फ्लक्स का इफेक्ट लेने के लिए यहाँ पर अपन ने एक लीकेज इंडक्टेंस बना लिया। दूसरा हमने बना लिया मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस, क्योंकि जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है वो किसकी वजह से बनी है, प्राइमरी की वजह से, तो अपन ने प्राइमरी साइड पे ले लिया और एक मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस अपन ने यहाँ बना लिया। मुद्दे की बात यह है कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज लगा V1 प्राइमरी साइड पे लगा, जो करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी साइड में I1, उस I1 के दो टुकड़े हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ तो पोर्शन होगा जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स स्थापित करेगा और कुछ पोर्शन है I2 डैश जो हमारे, आप याद करिए अपन ने यहाँ पर अभी बात करी थी, आप ध्यान दीजिए, अभी अपन ने बात करी थी क्या कि I1 में बेसिकली दो तरह के करंट सम्मिलित होते हैं, एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट और एक I2 डैश जो कि एक तरीके से रिफ्लेक्शन है सेकेंडरी करंट का, या सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी है। ठीक है ना। अब ये तो हो गई अपना प्राइमरी सर्किट का, अभी अपन ने इक्विवेलेंट बना लिया प्राइमरी साइड का। अब सेकेंडरी में जो हमारी वाइंडिंग है, सेकेंडरी में जो कॉइल है, इसका और अपन एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 बन रहा है और E2 की वजह से एक करंट फ्लो हो रहा है I2, लोड अपन ने दर्शा रखा है, I2 करंट अपन ने दर्शा रखा है, और इस इंडक्टेंस, इस कॉइल को, इस इंडक्टिंग कॉइल को अपन को दर्शाना है R और L में। तो अपन ने एक तो बता दिया क्या कि एक रेजिस्टेंस R2 सेकेंडरी साइड का रहेगा, दूसरा एक लीकेज इंडक्टेंस रहेगा जो कि किसकी वजह से है, बेसिकली अपना लीकेज फ्लक्स फाई L2 की वजह से। ठीक है, आप कहेंगे कि भाई मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स इसमें से भी तो जा रही है, तो उस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स का टोटल इफेक्ट अपन यहाँ ले चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ अपन नीचे देखते हैं बेसिकली क्या है कि अपने को जो फ्लक्स आपस में लिंक कर रही है फाई एम, एक इक्वेशन इसकी अपन ने पहले भी बात कर रखी थी कि जो ये इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, ये बेसिकली कैसे बन रहा है, N1 डी फाई एम बाई डी टी। तो इस फ्लक्स की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 बना है, और सेम ऐसी ही इक्वेशन अपने E2 के लिए भी अपन लिख सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि E2 और E1 में क्या रिलेशन है, क्योंकि बेसिकली ट्रांसफार्मर तो पूरा जुड़ा हुआ है ना, ट्रांसफार्मर की कोर तो एक ही है। ये कॉइल और ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल आपस में लिंक हैं एक फ्लक्स के माध्यम से, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट में बनाए हैं, इनको भी आपस में लिंक तो होना चाहिए, जुड़ना चाहिए ये। और जाहिर सी बात है अपन क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो पहले भी आप सर्किट देख चुके होंगे, तो इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर सर्किट आपने देखा होगा, पूरा एक ही सर्किट होता है। तो अपन ने तो अभी क्या कर रखा है, प्राइमरी अलग बना रखा है, सेकेंडरी अलग बना रखा है। अभी इन्हें जोड़ेंगे कैसे, ये दोनों जुड़ेंगे कैसे, तो अपन को क्या करना है, बेसिकली E2 और E1 का संबंध खोजना है। तो अपन को पता है कहाँ से, यहाँ से, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से अपन जानते हैं कि E2 बटे E1 बराबर क्या होता है, K, और I2 डैश बराबर होता है KI2, जहाँ पर K क्या है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2/N1, जो टर्न्स हैं, टर्न्स का जो रेशियो है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में, यहाँ अपन देख सकते हैं टर्न्स का रेशियो प्राइमरी साइड पर N1 है, सेकेंडरी साइड पर N2 है। तो सेकेंडरी साइड की इक्वेशन क्या हो रही है हमारी, E2 बराबर जो V2 है प्लस I2 जो करंट फ्लो कर रहा है R2 प्लस JXL2। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को अगर K से मैं डिवाइड कर दूंगा, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अपन K से डिवाइड कर दें, तो E2/K, V2/K, और K से अपन ने यहाँ डिवाइड किया, उसको अंदर ले लिया और एक K से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और कर दिया। बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, K/K से मल्टीप्लाई और कर दिया K से डिवाइड करने के बाद, तो KI2 तो यहाँ इसके साथ चला जाएगा
और के स्क्वायर XL2 के बाय के स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ ये कि सेकेंडरी ईएमएफ रेफर टू प्राइमरी क्या कह सकते हैं अपन, E2 डैश, जो कि कुछ नहीं है और E2 बाई के है। ये E2 बाई के, यहाँ पर आप देखिए ये E2 बाई के हमारी क्या हो गई, वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी, सेकेंडरी वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी। तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज जब हम प्राइमरी में रेफर कर रहे हैं तो E2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, E1 ही तो हो जाएगा ना। जब हमने रेफर कर लिया है उसको प्राइमरी साइड पर तो वो E1 के ही बराबर है। यानी कि अगर मैं के किसी तरह से के का इफेक्ट ले आऊं तो मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूं हमारे दोनों सर्किट्स को। इसी तरह V2 डैश भी V2 बाई के, सेकेंडरी वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी। तो जो ऊपर की इक्वेशन अभी हमने एक लिखी है, ये इक्वेशन हमने लिखी थी E2 बाई के, V2 बाई के I2, R2 बाई के स्क्वायर, XL2 बाई के स्क्वायर, ये सब क्या अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किस प्रकार, E2 डैश बराबर V2 डैश प्लस I2 डैश R2 डैश प्लस JXL2 डैश स्क्वायर। अपन ने क्या किया है, बेसिकली सेकेंडरी साइड की क्वांटिटीज़ को प्राइमरी साइड में रेफर कर दिया है, प्राइमरी साइड में उनको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब प्राइमरी साइड में ट्रांसफ़र करने का तरीका यही है, आप जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए वोल्टेज के लिए तो क्या करते हैं अपन, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बेसिकली अपन ने ये पढ़ा हुआ है E2 बाई E1 बराबर N2 बाई N1, ठीक है। तो वोल्टेज के केस में सिंपल सा है, अगर मुझे सेकेंडरी साइड की क्वांटिटी को प्राइमरी में ले जाना है तो पहले सेकेंडरी साइड को फ्री करो, यानी सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड करो और उसके बाद उसको गुणा करो किससे, प्राइमरी साइड के टर्न से। तो ये प्राइमरी साइड की क्वांटिटी हो जाएगी। वोल्टेज के लिए चलता है ये, और जो वोल्टेज के लिए चलता है उसका स्क्वायर चलता है रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस के लिए। कैसे, सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस है R, सेकेंडरी साइड है तो आप उसे N2 स्क्वायर से डिवाइड करो और ये सेकेंडरी साइड से फ्री हो गया, और फिर उसे प्राइमरी साइड से के स्क्वायर से, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर से उसे गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये R प्राइमरी साइड का हो गया। बेसिकली अपन कर कुछ नहीं रहे, अपन ये इक्वेशन लगा रहे हैं, ये K और कुछ नहीं है, N2 बाई N1 है। तो जैसे आप N2 बाई N1 रखोगे यहाँ पर तो N2 स्क्वायर से डिवाइड करना है, यानी सेकेंडरी की साइड की क्वांटिटी को सेकेंडरी साइड के टर्न से, नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड करो, फिर उसके बाद उसको प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करो तो प्राइमरी की हो गई। अब प्राइमरी साइड पर रेफर हो गई, रेजिस्टेंस सेकेंडरी का ही है, पर प्राइमरी साइड पर रेफर होने का मतलब है कि अगर मैं सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस को प्राइमरी से देखूंगा तो मुझे वो कितना दिखेगा, आभासी कितना होगा वो। एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस R सेकेंडरी है, अगर यहाँ पर मैं एक ओम मीटर, यहाँ पर मैं एक ओम मीटर लगा के नापूं तो ये रेजिस्टेंस R2 ही निकल के आएगा। पर जब हम इसे प्राइमरी साइड पे जोड़ना चाह रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस सर्किट को प्राइमरी सर्किट से जोड़ना चाह रहे हैं, एक कॉमन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस R2 को, जो अभी यहाँ से देखने पर R2 है, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ या यहाँ से अपना मेजरमेंट कर रहा हूँ तो ये R2 है, पर अगर मैं यहाँ से मेजरमेंट करूँगा तो ये कितना दिखेगा, तो इसको इस साइड पे रेफर कर देते हैं, प्राइमरी साइड पे। करंट के केस में उल्टा है, क्योंकि अपन जानते हैं करंट के केस में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी उल्टा इस्तेमाल होता है। तो I सेकेंडरी साइड का है, उसको प्राइमरी साइड से डिवाइड करो और फिर सेकेंडरी साइड से गुणा करो, तो आपको प्राइमरी साइड पर रेफर्ड करंट कितना होगा सेकेंडरी का वो मिल जाएगा, यानी ये प्राइमरी साइड का हो जाएगा, जिसको आप I सेकेंडरी का डैश बोल सकते हो, इसको भी आप R सेकेंडरी का डैश बोल सकते हो, और यहाँ भी आप, अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो ये वोल्टेज सेकेंडरी का डैश हो जाएगा। यही चीज़ें अपन यहाँ पर कर रहे हैं सब। और ऐसा करके अपन क्या कर रहे हैं कि जो सेकेंडरी साइड का अपन का अलग से एक इक्विवेलेंट सर्किट बन रहा था, अपन ने उसको प्राइमरी में रेफर कर लिया और जोड़ लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। पर इसमें अभी अपन ने कोर लॉसेस को इंक्लूड नहीं किया है। देखो R1 R2 आ गए, करंट वाइंडिंग में से फ्लो कर रहा है, कॉपर वाइंडिंग में से, तो कॉपर वाइंडिंग में से फ्लो होते हुए करंट की वजह से जो कॉपर लॉसेज होंगे, यानी I2R लॉसेज जो होंगे, वो इफेक्ट तो R1 और R2 की वजह से अपन ने यहाँ ले लिया। पर फ्लक्स के स्थापित होने से, कोर में
फ्लक्स के स्थापित होने से जो कोर लॉसेज हुए हैं, जो आयरन लॉसेज हुए हैं, उनका इफेक्ट अभी तक अपन ने नहीं लिया है। अभी तक अपन ने सिर्फ ये बोला है कि एक फ्लक्स स्थापित हो रही है, उस फ्लक्स की वजह से कुछ इंडक्टेंस नेचर आएगा। कॉइल होना नहीं होना इंडक्टेंस नहीं लाता सिस्टम में, फ्लक्स होना या न होना इंडक्टिव नेचर लाता है सिस्टम में। अगर कोई प्रकृति का ऐसा जादू होता कि बिना कॉइल के फ्लक्स स्थापित हो सकती होती, तो भी मुझे इंडक्टिव इफेक्ट लेके चलना पड़ता, क्योंकि फ्लक्स है तो इंडक्टेंस है। इक्विवेलेंट सर्किट्स की बात कर रहा हूं मैं। फ्लक्स का होना हमारे लिए इंडक्टिव नेचर है। कॉइल का होना या घूमे हुए तार होना या स्प्रिंग की तरह का कोई स्ट्रक्चर होना इंडक्टेंस शो नहीं करता। हालांकि बात यही है कि उस कॉइल की वजह से ही फ्लक्स बन रहा है, पर फ्लक्स को हमने यहाँ पर एक इंडक्टेंस के रूप में दर्शाया है, क्योंकि फ्लक्स है तो इंडक्टेंस है। इसी प्रकार लीकेज फ्लक्स है तो लीकेज इंडक्टेंस है, प्राइमरी सेकेंडरी साइड में लीकेज फ्लक्स है तो लीकेज इंडक्टेंस है। पर इस फ्लक्स की वजह से या इस कोर में फ्लक्स के स्थापित होने की वजह से जो कोर में कुछ इफेक्ट होंगे, कुछ लॉसेज होंगे, उसको अभी तक अपन ने नहीं देखा है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन लॉसेस के बारे में चर्चा करेंगे और इस इक्विवेलेंट सर्किट में कोर लॉस का कंपोनेंट कैसे इंक्लूड करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।